स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बड़ा बिजनेस, लोगों का बिजनेस बड़ा करना, यही हमारी जिम्मेदारी है। फिर से स्वागत। सेल्स का महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम, लार्जेस्ट ऑनलाइन सेल्स लेसन, बुलेट ट्रेन की स्पीड से जाने वाला हूं। 100 मिनट 100 स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा चेंज करूंगा, 100 मिनट से ज्यादा लूंगा, हो सकता है 120 या 130 मिनट लेने वाला हूं, क्योंकि एक भी स्ट्रैटेजी हल्की नहीं है, यूनिक है, सॉलिड। यार एक बात बताओ, घर बैठ जिसको फेथ कन्विक्शन की कमी, अपने प्रोडक्ट के बारे में संशय आत्मा विनश्यति, ऐसा आदमी सेल्स कभी नहीं कर सकता। सेल्स की शुरुआत ऐसी होने वाली है, प्रोडक्ट का नॉलेज प्लस प्रोडक्ट का कन्विक्शन, आपके प्रोडक्ट पे विश्वास और आपके प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान, तभी आप सेल्स कर सकते हैं। ये मेरी पहली स्ट्रैटेजी, ना सुखम संशयात्म ना। अगर आपके पास में प्रोडक्ट का ऑर्गेनाइजेशन पे, लीडरशिप पे, आपके बॉस पे, आपके खुद के ऊपर अगर विश्वास ही नहीं है तो आपका विनाश होना निश्चित है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना है आपको, क्योंकि सेल्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म है, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन है। अगर आपको खुद का विश्वास नहीं, सेल्स नहीं हो सकती। डेवलप द राइट माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस, ऐसा माइंडसेट। 90% सेल्स खाली कन्विक्शन और विश्वास से हो जाती है, कम्युनिकेशन केवल 10% करना पड़ता है। एक बात याद रखिए, सेल्स ना होने के मुख्य 5 कारण है। जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है या पैसा नहीं है। क्या मतलब हुआ? नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, नो मनी। याद रखिए, कस्टमर पैसा अपने आप अरेंज कर लेगा। पैसा अरेंज करना मुश्किल नहीं है, उसको पहले जरूरत, जल्दी, इच्छा, उसको विश्वास तभी आएगा जब आपके पास ये 2 चीजें होंगी, नॉलेज और कन्विक्शन। एक बात याद रखिएगा, घर की उलझनें आपकी कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। ये इवेंट गया तो गया, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। सारे काम बंद करके बैठ जाइए। सेल्स की स्ट्रैटेजीज के साथ शुरू करने वाले हैं, और आज की मेरी स्ट्रैटेजी है अगली, नेल द वैल्यू प्रेपोजिशन। नेल वैल्यू प्रेपोजिशन मतलब क्या? क्वांटिफाई करो सामने वाले की वैल्यू को, वो आपका माल खरीद लेगा। वैल्यू प्रेपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 थिंग्स, एक है रेलेवेंस और एक है क्वांटिफाइबल वैल्यू। मतलब क्या है? सामने वाले के लिए रेलेवेंट माल बेचो। आज भी जो फेसबुक ऐड दिखाता है ना, वो रेलेवेंट होती हैं। फेसबुक किसी की भी ऐड दिखाता है, मुझको ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दिखाता है, कोई ये सेमिनार कर रहा है, कोई वो सेमिनार कर रहा है, फेसबुक मुझे उसी तरह की ऐड दिखाता है। फेसबुक जानता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैं क्या देखना चाहता हूँ। फेसबुक मेरे को बिग बॉस नहीं दिखाता है, सावधान इंडिया नहीं दिखाता है, आलतू फालतू आइटम नहीं दिखाता है, टिकटॉक तो मुझको कभी भी नहीं दिखाता है। रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सामने वाले के लिए वैल्यू को क्वांटिफाई कर दो। इसको अपॉर्चुनिटी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सामने वाले को बता दो, भैया तूने ये नहीं खरीदा कि इसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कॉस्ट ऑफ लूजिंग प्रोडक्ट होगा। अगर तूने नहीं खरीदा तुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा, ये खरीदने पे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, मैं जैसे मान लो अगर मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं एचडीएफसी को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं, तो उसको क्या बोलूंगा? भाई साहब मेरा सॉफ्टवेयर हिंदी में है, तो आप हिंदी की एक्स्ट्रा मार्केट कवर कर लोगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर दूंगा, मैं पूरा टेक्नोलॉजी पर काम होएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मैं आपका टाइम बचा लूंगा, आप ज़्यादा काम कर सकोगे, टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप ज़्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गांव-गांव तक जा सकते हो, आप पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई का कस्टमर एचडीएफसी को मिल जाएगा। मैं सामने वाले को लेगा, भाई इसका सॉफ्टवेयर तो खाली 1 करोड़ का है, लेकिन मुझे धंधा 25 करोड़ रुपए का फालतू ला के दे रहा है। इसको बोलते हैं टीसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट का जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बाद में कम हो जाता है। आप कितना बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को। मेरी बात थोड़ा इसको आसान करता हूं, आपने सामने वाले का कितना खर्चा घटाया, आपने उसे कितने रुपए का लाभ दिलाया, आपने उसे कितने रुपए के नए कस्टमर दिला दिए, आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, आपने उसे कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, आपने उसे कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसको कितने रुपए का नया कस्टमर ला के दिया, उसका कितने रुपए का बिजनेस स्केल कर दिया, उसका कितना मार्केट शेयर बढ़ा कर दिया। सेलिंग का मतलब ही यही है कि आप सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करके दोगे। जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना फायदा होगा। अगली स्ट्रैटेजी, लीड स्कोरिंग।
लीड स्कोरिंग से आपको यह पता चलता है कि ये जो लीड है, ये कस्टमर है, ये काम का है भी कि नहीं है। इसको थर्मामीटर क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। एक थर्मामीटर लगा के चेक करो कि ये कस्टमर मेरे काम का है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन वाला कस्टमर है तो मेरे काम का नहीं है। आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हर कस्टमर को नंबर देना चाहिए, रेटिंग देना चाहिए, जिससे पता चलता है हॉट, वार्म या कोल्ड। हर एक लीड को एक स्कोर देना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी में समय लगाना ही नहीं है आपको। तो कस्टमर को रैंकिंग दे दो, ये सारे हॉट रैंकिंग वाले कस्टमर है, ये सारे वार्म रैंकिंग वाले, इनके साथ ये बात करना, ये कोल्ड वाले इनको हटा दो, इनको बाहर कर दो। इससे प्रायोरिटाइज कर सकते हो आप अपने सारे के सारे प्रोस्पेक्ट को। और यहां पे ये पता चल जाता है कि मैं किसके साथ ज्यादा मेहनत करूं। इसको बोलते हैं SQL, सेल्स क्वालिफाइड लीड। ये वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिसके साथ आप ज्यादा समय लगाएंगे। इसको आप अपने CRM पे या अपने कंप्यूटर पे, अपनी एक्सेल पे रेड, येलो, ग्रीन कलर भी दे दो। रेड कस्टमर मतलब बाहर करो, येलो कस्टमर मतलब इसमें ज्यादा समय लगाओ, ग्रीन कस्टमर ये वो है जो तुरंत खरीद सकता है। ये आपको प्लानिंग में मदद करता है आपके फॉलोअप के लिए। इसी के साथ मैं मूव कर रहा हूं मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, जिसको बोलते हैं AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये एवरेज हैंडलिंग टाइम का मतलब है एक कस्टमर पे कितना समय लगाना चाहिए, एवरेज निकाल लो उसका। एवरेज कैसे निकालते हो? ऐसे समझो कि टोटल टॉक टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स। भाई टोटल टॉक टाइम यानी कि आपने 10 घंटे लोगों से साथ लगाए और नंबर ऑफ मीटिंग कितनी करी? 10 मीटिंग करी, यानी कि एवरेज हैंडलिंग टाइम AHT आपका 1 घंटे का आ गया। इसका एक बेंचमार्किंग कर लो, क्या एक कस्टमर पे 1 घंटा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर आपने बेंचमार्किंग करी कि एक कस्टमर पे ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगाने चाहिए, अगर आपकी छोटी छोटी कॉल्स पे फ़ोन होती है, बात होती है, तो हो सकता है कि एक कस्टमर पे 4 मिनट या 5 मिनट का एवरेज टाइम आना चाहिए। कुछ कस्टमर 10 मिनट लेंगे, कुछ 0 लेंगे, लेकिन एवरेज का स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा आप ऑप्टिमाइज करोगे, यानी कि बेकार कस्टमर के साथ समय मत लगाओ, कर आओ चाय पिए, आपको पता है उसने कुछ खरीदना ही नहीं है, अरे बैठिए तो ऐसा बिठा रहा है आपको पता है उसने कुछ नहीं खरीदना, अरे तनिक बैठिए बात तो करे, थोड़ा बतियाइए, ये योगी सरकार कैसन काम कर रही है, आपका समय बेकार हो रहा है इसमें। अगर एवरेज हैंडलिंग टाइम कम कर लो तो आप ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे अपनी क्वालिटी को, अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ सकते हो। आप ये अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए कि कितनी बात करनी ठीक रहेगी। आप ज़बरदस्ती फटाफट बात ना करें, मैं नहीं बोल रहा कि फटाफट बात खत्म करें, पर थोड़ा ट्रेनिंग करने से आप उनको लो AHT, लो एवरेज हैंडलिंग टाइप का गाइडेंस दे सकते हैं। आप उनकी मीटिंग्स को, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन अगर पहले से तैयारी करके दे दें। देखो जितनी ज़्यादा फालतू बात करेंगे, चांसेस आप उतने कम लोगों से बात कर पाएंगे, उतना ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए रिक्रूट करिए ऐसे लोगों को जो इफेक्टिव बात कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करिए, उनके मार्केटिंग मटेरियल को पहले ही उनको दे दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दीजिए ताकि वो सेव कर सकें टाइम को। ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट के पास बैठने के बाद ढूंढ रहे हैं भाई ईमेल कर कहाँ मिलेगा, भाई प्रपोजल कहाँ मिलेगा, भाई ब्रोशर कहाँ मिलेगा, सामान ढूंढ रहे हैं। आप सब चीज़ें पहले ही रेडी रखोगे, देखो आप यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। तो सारे FAQ जितने भी तरह के क्वेश्चन कस्टमर पूछता है, अगर उसकी तैयारी पहले से ही कर लें तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगला है परचेज एक्शन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ये क्या है, इससे कैसे आप बढ़ाते हो? ज्यादातर लोग सारी एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर देते हैं। कंपनीज जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो अवेयरनेस पे पैसा खर्च कर देते हैं, अपील करने पे पैसा खर्च कर देते हैं। पर ये 4 स्टेज समझो, अवेयर, अपील, आस्क और एक्ट। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लोग अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन एक्ट का मतलब आपका माल नहीं खरीद रहे। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो अपनी टीम की सेल्स की ट्रेनिंग दो, लोग जानते हैं, आते हैं, पूछते हैं, लेकिन खरीदते नहीं। तो क्यों नहीं खरीदते? आपकी टीम की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। या फिर उनको कंटेंट रीमार्केटिंग करो, उनको व्हाट्सएप पे किसी प्रकार से इन्फोग्राफिक से कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट भेजो, तब वो ज्यादा खरीद सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी क्या है? बैंड सेल्स टेक्निक। बैंड का मतलब है बजट, अथॉरिटी, नीड्स और टाइमलाइन। बैंड का मेन मकसद क्या है? ये पता लगाना कि कस्टमर काम का है भी कि नहीं है। कई बार आप लोगों से मिलते हो तो उनकी 4 चीजें चेक करो। जब भी कोई माल बेचना है 4 चीजें चेक करो। इसके बाद बजट है कि नहीं है, ये डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसके बाद अथॉरिटी है कि नहीं है, तीसरी चीज इसको जरूरत भी है कि नहीं है, हो सकता है इसके बाद बजट हो, अथॉरिटी लेकिन जरूरत ही ना हो, और चौथी चीज अगर ये खरीदेगा तो कब खरीदेगा, ये भी पता लगाओ उससे। ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन करो कि आप ये सेल्स का डिसीजन कब तक लेना चाहते हैं, आप ये फ्लैट अपार्टमेंट कब तक खरीदना चाहते हैं, आप हमारा सॉफ्टवेयर कब तक लगाना चाहते हैं।
जब आप ये 4 चीज़ें पता लगा लोगे, अगर उसका बजट भी नहीं है, उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, उसको उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है और खरीदेगा भी आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसे कस्टमर पे समय मत लगाओ। बैंड एक टेक्निक है जिससे समझ में आ जाता है आपको। इससे आपको सेल्स क्वालिफाइड लीड पर ही समय लगाएंगे, इससे आपकी सेल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। आप उनके कॉमन पेन पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के कस्टमर पे काम करें, हर बार नए प्रकार के कस्टमर के पीछे मत भागें, नीश मार्केट के पीछे भागें, क्योंकि आपको मालूम है इनका बैंड ठीक है, यानी कि इसके बाद बजट भी है, अथॉरिटी भी है, नीड भी है, टाइमलाइन भी है। एक ही प्रकार के कस्टमर को फाइनलाइज करो। मार्ग ईआरपी ने यही किया। एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह घुस गए, सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनका बैंड है। फार्मा के अंदर घुस गए, सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनका बैंड है। अगला है कम्युनिटी पार्टनरशिप। कम्युनिटी पार्टनरशिप जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। कम्युनिटी बहुत पावरफुल चीज है। बनिया समाज, जैन समाज, जाति, धर्म, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, प्रोफेशन, ये सब कम्युनिटीज है। अगर कम्युनिटी आपके साथ जुड़ जाए, वो आपके साथ पार्टनर बन जाए, तो बात बन जाएगी। मैंने गुजरातियों पे वीडियो बनाया, उन्होंने सब जगह फैला दिया, उसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। फूड लवर जो थे जोमेटो के, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और पहले खाली रेटिंग देने आया करते थे, फूड की नॉलेज के लिए आया करते थे, रिव्यू प्लेटफॉर्म था। बाद में उन्होंने उसको और बड़ा कर दिया और एक्चुअली इसको कमर्शियल बिजनेस भी बना दिया। एप्पल भी बेसिकली कम्युनिटी पे काम करता है। क्या है? जिसको क्लासी और अप मार्केट कम्युनिटी है, उन्हीं को माल बेचता है। स्टारबक्स भी एक कम्युनिटी को माल बेचता है। केवल स्टार्टअप ओनर्स को बोलता है आओ बैठो, कॉफी पियो मत पियो, लेकिन वाईफाई आपके लिए फ्री है। स्टारबक्स यूथ के लिए काम करता है, आओ बैठो, वाईफाई यूज करो, कॉफी पियो मत पियो। ऐसी बड़ा बिजनेस भी एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के लिए काम करता है। हम हर एक के लिए काम नहीं करते। ये प्रोग्राम अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस है तो ये रामबाण साबित होने वाला है। कम्युनिटी के साथ पार्टनर करने में मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। AIOCD, ऑल इंडियन ओरिजिन केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये एक ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन जिसमें 8.5 लाख केमिस्ट जुड़े हुए हैं। ये 729 डिस्ट्रिक्ट 28 राज्यों के अंदर हमारे देश की लगभग, देश ही नहीं दुनिया की लगभग सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है और इसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। के इस कम्युनिटी के आज काफ़ी लोग आज आप हमारे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मैं दूसरा उदाहरण दूंगा कम्युनिटी पार्टनरशिप के अंदर अखिल भारतीय या अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन का। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन एक ऐसा संगठन है जो समाज के लोगों को उनकी प्रतिभा को बड़ा मंच प्रदान करता है और ज़रूरतमंद परिवारों के साथ में खड़ा रहता है। आप लोगों ने भी आकर के हमारे इवेंट को ज्वाइन किया, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। इसलिए केवल उन पे काम करिए, वो कम्युनिटी पे काम करिए जो कम्युनिटी आप में इंटरेस्टेड हो सकती है। देखिए मेरी बात समझिए, शेर का शिकार करने के लिए आप चिड़ियाघर नहीं जाना होता, शेर का शिकार करने के लिए जंगल जाना होता है, आपको जाकर के देखना है। और देखिए कम्युनिटी में आप पूरी कम्युनिटी को उठाएंगे तो वो आपको उठा देगी। इफ यू वांट टू लिफ्ट योरसेल्फ, लिफ्ट समवन एल्स। एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, देन सक्सेस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो आप कम्युनिटी को साथ लेकर के चलो। अगली स्ट्रैटेजी है B2B मेडिक सेल्स टेक्निक, जिसका भी B2B बिजनेस है उसको काम आएगी। ये मेडिक क्या होता है? मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन मेकर, डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस, ये 4 चीजें होती हैं। यानी कि ये भी एक क्वालिफिकेशन प्रोसेस की टेक्निक है, कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सेल्स में बड़ा काम आता है। अगर आप किसी को माल बेचना चाहते हो, 4 चीजें चेक करो। अगर किसी कंपनी को माल बेचना चाहते हो, किसी बड़े ब्रांड को माल बेचना चाहते हो, 4 चीजें चेक करो। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब मेरे इस माल को बेचने पे इस पे कितना इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा, कितने रुपए का फायदा दे सकता हूं मैं इसको, कितने रुपए का मैं इसका घाटा बचा सकता हूं, वो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब नंबर चेक कर लो। दूसरा, इसमें इकोनॉमिक बायर कौन है? ME। इकोनॉमिक बायर का मतलब कि ये इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन कौन से डिपार्टमेंट के आदमी के पास बजट है इस माल को खरीदने का? परचेज डिपार्टमेंट लेता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खरीदता है या CEO चेयरमैन खुद खरीदता है? इकोनॉमिक बायर कौन है, इसका पता लगाओ उस कंपनी में। अगला है डिसीजन क्राइटेरिया, वो डिसीजन किस बिहाफ पे लेंगे, यानी कि उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, कैसे वो वेंडर अपना चूज करेंगे जिससे उनको माल खरीदना है। और अगला है डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन वेंडर को किस प्रकार से लेने वाली है, कैसे ऑन बोर्ड करेगी। अगर आपने मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन प्रोसेस समझ लिया तो आप उस कंपनी में माल जाकर के बेच के आ सकते हो। बड़ी कंपनी में माल बेचने के लिए कभी कभार आप गलत डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हो, गलत बायर के पास पहुंच जाते हो, उसके बाद डिसीजन मेकर ही नहीं है या आपको पता ही नहीं कि उनके डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस है कैसे, तो आपका बड़ी कंपनी में सेल्स नहीं कर पाते। इसको बड़ी कंपनी में सेल्स करने के लिए आपको उनका पेन ढूंढना है और आपको समझना है कि इस कंपनी के अंदर मेरा पार्टनर कौन है, कौन मेरा माल बेचने में मदद करेगा, कौन ऐसा है जो मेरी बात को समझ रहा है, किसको अपना साथी बना करके इस कंपनी में चलना है। जब उसको आपको पेन भी समझ में आ गया और साथी भी मिल गया तो वो आपको मदद करेगा। यानी कि इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर कौन कौन है। नौवां है MLM और डायरेक्ट सेल्स। MLM और डायरेक्ट सेल्स भी अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो कई कंपनीज अपनाती जा रही है। जबरदस्त मॉडल है MLM और डायरेक्ट सेल्स। इसमें ना 4 प्रकार के लोग होते हैं, मोटा मोटा समझिए, आइडिया मैन, पीपल मैन, एक्शन मैन, प्रोसेस मैन।
एक्शन मैन वो है जो बड़े एक्शंस पे काम करता है, डिसीजन मेकिंग उसको तुरंत, राइट नाउ, एम्बिशियस, एस्पिरेशनल, अभी के अभी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आइडिया मैन वो होता है जो बड़ा क्रिएटिव होता है, बिग पिक्चर देखता है, नई सोल्यूशन निकालता है, नई क्रिएटिविटी निकालता है, नई बातें सोचता है। पीपल मैन वो है जो रिश्तों पे काम करता है, रिलेशनशिप बना के काम करता है। प्रोसेस मैन वो है जो खाली डेटा, इंफॉर्मेशन, डिटेल, प्रोसेस, सिस्टम ऑर्गेनाइज रहता है। एमएलएम के अंदर एक्शन मैन प्लस आइडिया मैन चल सकता है। अगर आप एक एक्शन मैन है या पीपल मैन है तो भी आप चल सकते हैं। अगर आप एक आइडिया मैन है और पीपल मैन है तो भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल एक्सेल बनाने वाले, यानी कि आप एक प्रोसेस मैन हैं, यानी कि आपको लैपटॉप पे बैठ के काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप रिजेक्शंस हैंडल नहीं कर पाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग कभी मत ज्वाइन करिए। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन दूंगा मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए। रोज चेक करो आपने कितनी कॉल्स करी, नंबर ऑफ कॉल्स मेड। रोज चेक करो आप कितनी मीटिंग्स कर रहे हो, अपना रिव्यू करो। रीपर्चेज कितना करा पा रहे हो, नंबर ऑफ हायरिंग ज्वाइनिंग कितनी करा पा रहे हो, इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स आपका कितना है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और मीटिंग्स आपने कितनी ऑर्गेनाइज कराई हैं। अगर ये 6 स्टेप्स को रोज इवैल्यूएट करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एमएलएम में सफलता के लिए मैं आपको 5 लर्निंग दे रहा हूं। एक, आपके अपलाइन के प्रति बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सेल्समैन मत बनो, बिजनेसमैन बनो। कोई भी आईबीसी है, एमएलएम है या डायरेक्ट मार्केटिंग है, इंश्योरेंस सेल्स है, डोंट बिहेव लाइक अ सेल्समैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। अपने बिजनेस को पूरे बिजनेस की तरह खड़े करो और लर्निंग पर कंटिन्यूअस फोकस, ये तीसरा पॉइंट। चौथा है प्रोडक्ट के ऊपर खूब कन्विक्शन रखो। पांचवा है अपना स्कोर बोर्ड बनाओ। एक बात बड़ी सिंपल है, अनाज की खेती करोगे 4 महीने आपको सफलता मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आम की खेती कर दी तो जिंदगी भर आम लगता रहता है। आम ऐसा नहीं है एक बार आएगा, आम तो सालों साल आता रहता है। इसी तरह बिजनेस को ऐसे ही बिल्ड करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में, यानी कि नेटवर्क बड़ा करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में। नेटवर्क बड़ा करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के सारे अमीर लोग अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं और दुनिया के सारे गरीब लोग केवल नौकरियों में लगे रह जाते हैं। अगला है रिसर्च बिफोर रीचिंग। ये क्या चीज है? रिसर्च बिफोर रीचिंग। जाने से पहले खूब रिसर्च करो, उसके बारे में पता लगाओ। प्री कॉल्ड रिसर्च मुश्किल नहीं होती है। हर कस्टमर से मिलने के बाद उसका बेसिक रिसर्च कर लो, उसका ट्विटर देख लो, उसका लिंक्डइन देख लो, उसका फेसबुक देख लो, उसकी वेबसाइट देख लो, उसके ब्लॉग्स देख लो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। ये सब जानने से आपको उसकी नीड असेसमेंट का पता चलेगा, उसके पेन पॉइंट का पता चलेगा। रिसर्च बिफोर रीचिंग। ऐसे मत जाओ मिलने के लिए, अचानक मीटिंग पे नहीं जाते हैं। कंज्यूमर एम्पैथी बोलते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कस्टमर को चाहिए क्या है। डिजाइन थिंकिंग, आप डिजाइन बना सकोगे उसके अपने माइंड के अंदर कि एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको किस किस जर्नी में कहां क्या तकलीफें आएंगी। उन तकलीफों का डिजाइन क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को प्लान कर सकते हो। देखो, या तो उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम से आप उसके ऊपर कितना पैसे का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल इंपैक्ट, और उससे उसकी पर्सनल जिंदगी कितनी खराब हो रही है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट। देखो, पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मूव की बात करो, वॉलिनी की बात करो, झंडू बाम, आयोडेक्स की बात करो। पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब है उसके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में क्या पेन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबडी एल्स हैज सीन एंड टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट। जो सबको दिख रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन जो सबने नहीं सोचा वो आपने सोच लिया। सो आप सोल्यूशन को बेचो, प्रोडक्ट को मत बेचो। अगला है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक। जबरदस्त है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक। ये वो टेक्निक्स हैं जो साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करती हैं, जैसे एंकरिंग इफेक्ट। पहली साइकोलॉजिकल टेक्निक है एंकरिंग इफेक्ट। क्या है? शुरुआत की जो पहला लाइन है ना, वो बहुत स्ट्रांग ओपनिंग होगी ना, तो फिर उस लाइन के रेफरेंस में वो बाकी सारी बातें सुनेगा। जैसे लोग क्या कहते हैं, अरे ये मशीन नहीं बेच रहा हूं आपको मैं, ये ट्रैक्टर की मशीन नहीं है, ये नोट छापने की मशीन है। इतना डीजल बचाती है कि थोड़े दिनों में फ्री हो जाएगी और एक्स्ट्रा कमा के देगी। आपने जो शुरुआत की स्टेटमेंट बोली वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें वैसे देखेगा। यह है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या होता है? ये भी एक टेक्निक है कि आप वो चीज को ज्यादा एक्सेप्ट करते हो जो आपके बिलीफ से मैच करते हो। सामने वाले के बिलीफ को चेक करो और उसके साथ मैच करते हुए बोलो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेचने में। ऐसे ही राइमिंग इफेक्ट का भी एक बायस होता है। मिलता जुलता स्टेटमेंट हो ना, है ना, राइमिंग, आप मेरे कई वीडियोस में देख चुके होंगे, तो वो सामने वाले को पता नहीं ऐसी सच लगने लग जाता है। हाँ, लाइफ बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ, ऐसे कोई राइमिंग अगर बात हो ना तो लोग जल्दी उसको याद रखते हैं क्योंकि उसका रिकॉल ज़्यादा होता है। एक है पीक एंड रूल। जब मीटिंग खत्म करके उठने लगो तो एकदम पीक पे खत्म करना, इतना एनर्जी के साथ खत्म करना, हाई पॉइंट पे खत्म करना। रीसेंसी बायस रहता है सामने वाले का कि रिसेंटली उसने जो बात सुनी है सबसे अच्छी, वो उसको याद रह जाती है। ऐसे ही एक है लॉस एवर्जन। सामने वाले को बताओ प्रोडक्ट खोने का नुकसान क्या है, लोग क्या गेन करेंगे उसको में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लोग क्या खो देंगे अपनी ज़िंदगी में उसका दुख ज़्यादा होता है। सर्वाइवरशिप बायस, ये कई प्रकार के हैं। सर्वाइवरशिप बायस क्या है? आप, ये एक ऐसा है कि जैसे ओयो ने इतना पैसा रेज कर लिया, सारे स्टार्टअप को लगता है मुझको भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। मैं उससे ज़रा, क्योंकि समय की कमी है, डीकॉय इफेक्ट पे आ रहा हूँ। डीकॉय इफेक्ट क्या होता है? ये वो है चॉइस मैनेजमेंट। कस्टमर को जब आपने कोई माल बेचना हो ना,
तो पहले उसको खराब क्वालिटी की चीज उसको महंगी दिखा दो और अच्छी क्वालिटी की चीज भी महंगी दिखा दो, या कम क्वांटिटी की चीज महंगी दिखा दो और ज्यादा क्वांटिटी की चीज महंगी दिखा दो, तो वो ये अपने आप खरीद लेगा। सिनेमा हॉल में होता है ना, आपको 80 रुपए का छोटा पॉपकॉर्न, 100 रुपए का इतना बड़ा पॉपकॉर्न, आदमी को लगता है सस्ता मिल रहा 100 वाला, ये ले लो। आधा लीटर की बोतल 80 रुपए की, 1 लीटर की बोतल 100 रुपए की, आदमी इसको खरीद लेता है। यानी कि सामने वाले को कंफ्यूज कर दो, एक ऑप्शन इतनी खराब दिखाओ और एक ऑप्शन जो बेचनी है वो दिखाओ। इसको बोलते हैं चॉइस मैनेजमेंट। अगली स्ट्रैटेजी है पीपल बाय इमोशनली एंड जस्टिफाई रैशनली। लोग इमोशन से खरीदते हैं और बाद में जस्टिफिकेशन लॉजिक से करते हैं। एक बात याद रखना, दुनिया के सारे डिसीजंस में सबसे बड़ा रीजन लॉजिक नहीं होता है, इमोशन होता है। आपका सेल्स मैसेज, आपका प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले के इमोशन पे इंपैक्ट करे। ग्रीड, फियर, ह्यूमैनिटी, एनवी, प्राइड, शेम, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। सारे के सारे थीम्स, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यही करते हैं। जैसे माउंटेन ड्यू थ्रिल का इमोशन देता है, डर के आगे जीत है। एमसील, एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। भैया ये निकल गया तो दिक्कत। ऐसे ही मास्टर कार्ड, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे, ये सब क्या है, बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस की कहीं ना कहीं बात करते हैं। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजन, दे बाय फॉर इमोशनल रीजन। याद रखिएगा इस पॉइंट को। एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशन मिल जाए, उसको दर्जनों लॉजिकल फैक्ट इग्नोर कर देगा, एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशनल रीजन मिल जाए सामने वाले को। अगला है असाइन टॉप रिप्रेजेंटेटिव टू हाई वैल्यू टेरिटरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जिस जगह पे धंधा नहीं चल रहा वहां पे सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। जिस मार्केट में, जिस टेरिटरी में, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिस रिटेलर के पास, जिस कस्टमर के पास माल नहीं बिक रहा, वहां सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे अच्छे कस्टमर के पास सबसे अच्छा आदमी लगाना चाहिए, क्योंकि फिर वो और नर्चर होकर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिस टेरिटरी पे आपका माल सबसे अच्छा बिक रहा है, वहां सबसे ज्यादा आदमी लगाइए। एक बात बताएं, हार्ट का ऑपरेशन करना है वो क्रिटिकल चीज है, उसको रामू काका से नहीं करवाओगे, उसको सबसे अच्छे डॉक्टर से कराओगे। जहां सबसे बड़ी ग्रोथ आती है वहां सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लगाना चाहिए। इसी को बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। आपके 20% क्लाइंट आपको 80% रेवेन्यू देते हैं, तो यानी कि उस 20% क्लाइंट पर सबसे अच्छी मैन पावर लगाओ। बहुत लोग गलती कर जाते हैं, जिस मार्केट में धंधा हो ही नहीं रहा वहां सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी लगा दिया, भाई तू निकाल के ला यहां से। ना 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 ना, हल्के आदमी से धीरे धीरे शुरू कराओ, जब वहां ग्रो करे तो और इंटेलिजेंट आदमी लगा दो। जितना ज्यादा क्रिटिकल एरिया है उतनी ज्यादा केपेबल मैन पावर आपको चाहिए। इसको याद रखिएगा। एनालिटिकल आदमी लगाओ जो रैपो बिल्ड कर सके जाके कस्टमर से। मेरी भी कुछ मार्केट ऐसी है जहां पे मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता है, मैं वहां और इंटेलिजेंट लोग लगा दिए। नर्चर करते हैं वो जाके क्लाइंट्स को, डिसीजन मेकर को। उसके पास पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल, विल होना चाहिए, तभी उसको केपेबल मैन पावर माना जाएगा। अगली स्ट्रैटेजी जैब 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 हुक। इसको बोलते हैं गिव क्यूब आस्क। क्या मतलब हुआ जैब 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 का? मतलब हुआ, एक वो बॉक्सर के ऊपर किताब लिखी थी जिल रोले ने। वो क्या बोले, एक अच्छा बॉक्सर क्या करता है, पहले 3 बारी जैब करेगा, ऐसे जैब 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 करेगा, है ना, ऐसा ऐसा हाथ दिखाएगा, और बाद में अचानक ठॉक हुक करेगा, क्योंकि इससे वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही आपको भी अगर सामने वाले को अगर कुछ माल बेचना है तो पहले उसको दो, गिव गिव गिव, इतना दे दो कि रिलेशनशिप बन जाए, इमोशनल बैंक अकाउंट आपका बिल्ड हो जाए। एक तो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट है, एक इमोशंस का, रिश्तों का भी बैंक अकाउंट होता है। कृष्ण भी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जब आप दोगे उससे ज्यादा तो आपको मिलेगा, उससे भी कहीं ज्यादा जो ज्यादा आपने दिया था। यानी कि ज्यादा दो, शुरू में रिलेशनशिप बिल्ड करो, गिव 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 देन आस्क। ऐसे ही हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर करते हैं, पहले पूरा वीडियो देते हैं, लास्ट में बोलते हैं भाई सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसी से अगर आप कस्टमर की हेल्प करोगे तो आप अपने बिजनेस की हेल्प कर रहे हो। वही तरीका है, सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव अ गोल। दो में से एक काम कर लो, सामने वाले के तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या गोल अचीव करा दो। अगला मॉडल है स्पैंको। पावरफुल स्ट्रैटेजी है स्पैंको। बेसिकली ये आइडिया देता है कि आपका कौन सा कस्टमर इस समय कौन सी स्टेज पे है। अलग अलग प्रकार की स्टेज होती हैं, सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, अप्रोच, नेगोशिएट, क्लोज और ऑर्डर। ये 6 स्टेजेस होती हैं। ये प्लानिंग में काम आता है आपको। आप अपने सीआरएम में या एक्सेल में हमेशा सेव करके रखिए। एक्सेल का जमाना तो गया, आप तो सीआरएम लोग लगा के रखते हैं, और उसमें सेव करके रखिए कि सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट का मतलब है, सस्पेक्ट मतलब है इतने सारे लोगों की लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट का मतलब इतने लोगों से आप मिलने गए, अप्रोच का मतलब उनसे मीटिंग हो गया, नेगोशिएट का मतलब है नेगोशिएशन चल रही है। तो कुछ कस्टमर आपके अप्रोच की स्टेज पे होंगे, वो नेगोशिएशन और प्रपोजल की बात नहीं कर रहे। कुछ नेगोशिएशन की स्टेज पे हैं, माल नहीं खरीद रहे। कुछ क्लोज तो कर दिया, हाँ जी दे दूंगा, लेकिन फाइनल ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जी आप उनसे मिलने गए लेकिन वो अब मीटिंग ही नहीं दे रहे आपको। तो हर एक का अलग अलग आप बकेट कर दो, पूरी सेल्स फनल को बकेट कर दो। ये आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा कि प्रोस्पेक्ट वालों से मैं इस तरह बात करूंगा, अप्रोच वालों से मैं इस तरह बात करूंगा, जिससे मैं नेगोशिएशन कर रहा हूं उनको मैं ये भेजूंगा, जो क्लोजिंग पे आ गया उनके साथ ये करूंगा, जिसने ऑर्डर दे दिया उनसे रेफरेंस मांग लूंगा। और रेफरेंस दो भैया, तुमने खरीदा, तुमको फायदा हुआ, अब मैं दूसरों को भी भेजूं। 16वीं स्ट्रैटेजी, रिन्यू ओल्ड रिलेशनशिप। एक बात याद रखिएगा,
पुराने कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना सस्ता पड़ता है, नए कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना महंगा पड़ता है। पुराने रिलेशनशिप्स को रिवाइव करो, ये बहुत ईजी है उन्हीं के साथ बिजनेस करना, उनके साथ कम्युनिकेशंस वापस बिल्ड करो, उनसे रेफरेंस मांगो, उनसे रिटर्न रेफरेंसेस लो, उनकी लाइफ में कुछ और नई वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करो, पुराने डेटा को नया जीवन दो। आपका जो बिल्कुल बेकार लीड है उसको चलो छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल बेकार लीड को पकड़ो, जो सेल्स क्वालिफाइड लीड नहीं है उसको तो हटा ही दो, लेकिन सेल्स पर्सन को जाकर के पहले पता करना चाहिए इसने छोड़ा क्यों था मेरे को कस्टमर ने, ये कस्टमर क्यों रिपीट नहीं आया था, वो जानूं। ये देखो कि ये पहले इसके कौन कौन इसके टच में था, इस कस्टमर के, इसकी हिस्ट्री क्या है इस कस्टमर की हमारे साथ में, उसके बारे में जानकारी लेकर के उससे फिर से बात करो। पुराना कस्टमर एक बार वापस आएगा तो बात आपकी बनेगी। याद रखिएगा, अगर पुराने कस्टमर को सीधा ही फोन करके माल बेचने की कोशिश करोगे तो फिर तो इट्स अ ह्यूज टर्न ऑफ, फिर तो स्विच ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल बात नहीं करेगा। कॉन्वर्सेशन को रोलिंग करो, उनसे रिलेशनशिप बनाओ। ओल्ड लीड्स के साथ में अगर आपने सेल्स शुरू कर दी तो कमाल कर दोगे आप। उनसे पूछ भी सकते हो कि भी आप आजकल हमसे क्यों डील नहीं कर रहे, क्या चल रहा है, पुराना एक्सपीरियंस कैसे रहा था। उसके साथ ऑप्ट इन पॉपअप भी ले सकते हो कि भाई एक काम करो, हम आपको आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल आप चाहते हो कि हम आपको भेजते रहें, रिलेशनशिप वापस रिवाइव होगा। अगला है आउटरीच योर पोटेंशियल कस्टमर। अमेजिंग भैया, इसको बोलते हैं लिस्ट बनाओ कैंपेन, यानी कि प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट जरूर बनाया करो। बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपनी लिस्ट को बड़ा नहीं करते, प्रॉस्पेक्ट को बड़ा नहीं करते। मेकिंग एज मेनी कॉन्टैक्ट्स एज पॉसिबल इज द प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। बात सरल है, लीड्स इकट्ठी करो, ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेकर के आओ, डायरेक्टरी से बनाओ, मेल ऑप्ट इन लिस्ट से लो, कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से लो। यू आर आउट ऑफ बिजनेस इफ यू डोंट हैव अ प्रॉस्पेक्ट। लीड बनाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन, लीड बढ़ाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन, कि कस्टमर बनाओ भाई, माल बेचने की कोशिश मत करो, बड़ी अच्छी लीड जनरेट करो। लीड जनरेशन इज द फाउंडेशन फॉर क्यूमुलेटिव कन्वर्जन। अगली स्ट्रैटेजी, फॉलो अप का भूत। जैसे भूत चिपक जाता है किसी को, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर गए हो, वहां प्रेतराज सरकार देखे, लोग ऐसे हिलते रहते हैं गोल 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 गोल, हाँ, भूत चिपक जाता है लोगों को। सुना है अपने बात, ऐसे ही फॉलो अप का भूत चिपका लो, ऐसा भूत चिपका लो, एक नियम बना लो, इतने फॉलो अप करूंगा मैं। अगर आपको सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, थॉटफुल होना पड़ेगा आपको कि कैसे आप फॉलो अप ज्यादा करो। जितना फॉलो अप का इंफॉर्मेशन इमीडिएट करोगे मीटिंग के बाद, उतनी बात बढ़ेगी आपको। ये मोस्ट क्रूशियल है, इसको भूलना नहीं है आपको, फॉलो अप का भूत। एजेंट हु डोंट फॉलो अप विद देयर कस्टमर्स आर लीविंग लॉट ऑफ मनी ऑन टेबल। ये समझ लो आप, अगर आपने फॉलो अप नहीं किए तो आप वहीं टेबल पे पैसे पड़े थे, आप छोड़ के आ गए। बात बड़ी सरल है कि कस्टमर उसी के साथ रुकता है जो हमेशा अवेलेबल रहता है। अवेलेबल रहो अपने कस्टमर के साथ। जितना फॉलो अप बेसिकली कस्टमर सर्विस की तरह है। टाइमली फॉलो अप का मतलब है टाइमली कन्वर्जन, इसलिए फॉलो अप का भूत चढ़ा दो अपने सर पे। मैंने भी देखा लाइफ में, जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग फॉलो अप्स करते हैं उतना ज्यादा बात चलता है। थैंक यू ईमेल भेजो, बर्थडे एनिवर्सरी भेजो, कांग्रेचुलेशन भेजो, कॉन्डोलेंस, उसको वैल्यू क्रिएट करो हर फॉलो अप के अंदर। उससे पूछ भी लो कि भाई कैसे चाहते हो आपके साथ कैसे फॉलो अप करूं। इससे एक मीटिंग में और एफिशिएंसी आएगी। नो मैटर आपकी मीटिंग कितनी अच्छी रही हो, पर अगर आपने वहां पे क्लियर एक्शन प्लान नहीं बनाया, भाई मैं अगला स्टेप क्या है वो नहीं पूछा, तो आपका फॉलोअप बेकार है। आपका जो सेल्स क्वालिफाइड लीड है ना, याद रखिए पहले 24 घंटे तक उसमें पहुंच जाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती लोग पता क्या करते हैं, एक कस्टमर के साथ बातचीत हो के आ गए, कस्टमर एकदम हॉट है, अब उसके बाद फॉलोअप नहीं किया और कस्टमर को माल चाहिए था। अब कस्टमर ने कंपटीशन को ढूंढना शुरू कर दिया, उसने मार्केट में चेक करने शुरू कर दिया, आपके रेटिंग रिव्यूज चेक करने शुरू कर दी, मार्केट में वीडियोस देखने शुरू कर दिए, उसने दूसरों से भी बात करनी शुरू कर दी। भैया बात सिंपल है, तब तक फॉलोअप करो जब तक कोई डेफिनेट आंसर ना मिल जाए, येस और नो ना हो जाए। उसको छोड़ो मत जब तक कंप्लीट येस और नो ना हो जाए, फॉलोअप करते रहो। नॉट फॉलोइंग अप विद योर प्रॉस्पेक्ट इज सेम लाइक बाथटब है, बाथटब में आप पानी भरते जाओ, नीचे का ढक्कन खुला हुआ है, यानी कि नए कस्टमर से मिलते जा रहे हो और फॉलो अप नहीं कर रहे, सबका सब धंधा चला गया। कहते हैं आइदर यू फॉलो अप और यू फोल्ड अप। अगला है बैकवर्ड क्लोज अप्रोच। बैकवर्ड क्लोज अप्रोच का मतलब क्या, जाते ही माल ना बेचें, बैठ के थोड़ा बातचीत करें उनसे। सीधा आप माल बेचने की जगह कुछ ऐसे बात करें, आपको क्या लगता है इस तरह का वैल्यूएबल प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन लेंगे। थोड़ा उनसे सीधा रेफरेंस की तरह बात करें, बैक से चालू करें, फ्रंट से नहीं। ये लोग भी खरीद रहे हैं, इन्होंने तो बहुत खरीद लिया यार, इसने बहुत खरीद लिया यार, आपको क्या लगता है आपके सर्कल में किस किस को काम आएगा। बैकवर्ड अप्रोच, रेफरेंस। एक बात बताऊं, लोग रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस को हम बोलते हैं रेफरेंस से रफ्तार। कभी भी किसी को माल बेचना, रेफरेंस जरूर मांग लेना, भाई सबसे आसान तरीका एंट्री मारने का। बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, रेफरेंस नहीं मांगते, बोल रहा हूं नहीं मांगते। अगर आप सामने वाले को आपका प्रोडक्ट या सोल्यूशन पसंद है, वो रेफरेंस देगा। रेफरेंस देना फेवर नहीं है, वो खुद उनको लगता है यार ये मुझको स्पेशल ट्रीटमेंट देगा अगर मैं इसको रेफरेंस दे दूंगा।
और आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, उस स्पेशल ट्रीटमेंट के चलते वो आपको रेफरेंसेस देगा। आप उसको किसी प्रकार का इंसेंटिव भी दे दो, इंसेंटिव मतलब कैश नहीं, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दो, कुछ एक्स्ट्रा आइसक्रीम खिलाओ। बात समझ रहे हैं? आइसक्रीम का मतलब आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से कुछ एक्स्ट्रा दे दो। रेफरेंस से सबसे आसानी से सबसे बढ़िया पावरफुल मीटिंग मिलती है। सारी बातें एक तरफ, लोग उसी के साथ बिजनेस करते हैं जिस पे वो विश्वास करते हैं। रेफरेंस से विश्वास बढ़ता है। डू वॉट यू डू सो वेल, इतने बढ़िया से करो कि वो अपने सारे दोस्तों को भी ले आए आपके पास में। रेफरेंस से रफ्तार बहुत बढ़ती है। अगर आज मन चुराओगे तो आगे जाके जीवन में बहुत पछताओगे। एक बात बोलूं, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मेरे साथ लगे रहिए। दूसरी स्ट्रैटेजी सारी डिजिटल की ले रहा हूं, ब्रिक एंड मॉर्टर टू ऑनलाइन। ये डिजिटल स्ट्रैटेजीज है। अपने ब्रिक एंड मॉर्टर, अपने बिल्डिंग मकान दुकान वाले बिजनेस को ऑनलाइन भी साथ साथ शिफ्ट करो। अपने कस्टमर्स को आप ऑर्डर ले सकते हो उनसे ऑनलाइन, बड़ा मुश्किल नहीं है। अब जमाना बदल चुका है, पॉसिबिलिटी एंडलेस हो चुकी है। लोग अपने घरों से कैंडल, हैंडबैग, पेपर बैग, ज्वेलरी, साबुन, क्या क्या ऑनलाइन बेच रहे हैं। ऑनलाइन वेबसाइट बनाना या उसका सेटिंग अप कॉस्ट ज्यादा है ही नहीं है, बहुत लो सेटअप कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा नहीं है, फास्टर रीच है। अब ऑनलाइन जाने की तैयारी करो। 24/7 आपकी मार्केट चली रहती है। यहां तो आप दुकान सुबह 9 से रात 9 खोलते हो, लेकिन वहां पे आपकी दुकान 24 घंटे खुली रहती है ऑनलाइन में। रात को भी माल बिक रहा होता है, आप सो रहे हैं तो भी आप कमा रहे हैं। और इसमें क्विक पेमेंट का मॉडल तो बड़ा अच्छा है ही है। बायर के आप इंटरेस्ट को भी समझ जाते हो, बाहर को खरीदना क्या है। जो भी आप माल बनाते हो उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है पहले से। चाहे अलीबाबा जाओ, बिग बास्केट, सेल बाई, क्राफ्ट विला, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, लाइम रोड, होम शॉप 18, शॉप क्लूज, ईबे, स्नैपडील, ये भी पेटीएम मॉल, नापतोल, ये मी, मिंत्रा। इतना तेज बोलता हूं मैं, मिलेंगे नहीं लोग आपको इतना तेज बोलने वाले। अगली स्ट्रैटेजी है 21वीं, सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। सोशल मीडिया अब सोशल नहीं रह गया है, कमर्शियल हो गया है। लिंक्डइन की पोस्ट मनु जैन, शाओमी की, उनकी इतनी तेज क्यों ग्रो करती हैं? क्योंकि वो लोग के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पर्सनल इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से पैसा कमाना, यहीं से उन्होंने ग्रोथ करी थी शाओमी ने, और सोशल मीडिया से ही आगे चल के आज कहाँ पहुंच गए। बाबा रामदेव के वीडियोस वायरल क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इफ द डॉग डजंट लाइक योर डॉग फूड, तो नो मैटर हाउ गुड द फूड इज, इट इज वेस्ट। बात बड़ी सिंपल है। पैकेजिंग से कोई मतलब नहीं है। सामने वाले को आपकी बात पसंद आनी चाहिए, आपका कंटेंट अपने आप वायरल हो जाएगा, सोशल मीडिया अपने आप कमर्शियल हो जाएगा आपके लिए। किसी को इस बात से मतलब नहीं आपने कितनी बार ऐड दिखाई। लोगों को इस बात से मतलब है कि आपकी ऐड का दिमाग में असर कितना आया। क्या आपको मालूम है मेरे चैनल वायरल क्यों हुआ? या एंटरप्रेन्योरशिप की हम ऐसे देते हैं जो कोई भी नहीं देता है। कोई एनिमेशन नहीं खर्च करता इतना पैसा कोई भी वीडियो पे। कोई और बिजनेस ट्रेनर एनिमेशन बहुत महंगे पड़ते हैं। हिंदी में बात करता हूं, जो किसी ने इतने बड़े चैनल हिंदी में नहीं बनाए। आज हार्वर्ड हमारे पे केस स्टडी लिख रहा है। हम लोगों का टाइम बचाते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट कम टाइम पे देते हैं। 100 मिनट 100 स्ट्रैटेजी। वैसे 100 मिनट से आज थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें मन क्या है, आपको दूध के ऊपर मलाई डाल के भी दे दें, कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते थे। अगला क्या है, मेरी मेमोरी अच्छी होने के कारण मैं कोशिश करता हूँ कम से कम जर्क्स रहे मेरे वीडियोज़ में, कंटिन्यूस फ्लो में चलते हैं। आपने देखा है बहुत स्पीड पर चलते हैं और क्वालिटी कॉन्टेंट देते हैं, कोई गैस नहीं देते। जैसे आज भी 100 स्ट्रैटेजी में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी कॉन्टेंट है, एंड तक आपको मजा आएगा। कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, ये कोई नंबर गेम नहीं रह गया, ये रेलेवेंस का गेम है। फेसबुक, अगर आप लाइक माइंडेड लोग चाहते हैं तो फेसबुक का पेज बनाइए। इंस्टाग्राम 14 से 28 साल की उम्र के लोगों में इंस्टाग्राम बहुत फेमस हो चुका है। लिंक्डइन, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स या कॉलेज फ्रेशर्स में फोकस करना चाहते हैं, लिंक्डइन अब केवल ऑनलाइन रिज्यूमे नहीं है, लोगों की डिजिटल रेपुटेशन होती है। यूट्यूब चैनल तो देख ही सकते हैं आप, सबके सब लोग स्मार्टफोन से यूट्यूब पे मूव कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया रिप्लेसेस नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्स विद एवरीथिंग। जो भी कुछ कर रहे हो उसमें सोशल मीडिया आपको काम आएगा ही आएगा। एक बात याद रखना कि बाहर अगर आपने कस्टमर को दुखी किया तो केवल 5 लोगों को बताएगा, पर अगर आपने सोशल साइट्स पर दुखी किया तो 5000 लोगों को बता देगा। अगली स्ट्रैटेजी है लैंडिंग पेज इज लैंडमार्क। लैंडिंग पेज लैंडमार्क का मतलब क्या है कि लैंडिंग पेज पे अपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक को लेके आओ। आपने ब्रिक एंड मॉर्टर से ऑनलाइन कर लिया, ऑनलाइन के बाद आपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक लिया, सोशल मीडिया को लैंडिंग पेज पे लेके आओ। लैंडिंग पेज आपका अच्छा होना चाहिए हमेशा, वहां पर ट्रैफिक आएगा, वहीं से कन्वर्जन होगा। कैची हेडलाइन डालो, बढ़िया सबटाइटल डालो, हाई क्वालिटी पिक्चर्स इमेजेस डालो, कॉल टू एक्शन वहां बड़े क्लियर लिखो, ऐसे बटन फॉर्म्स कॉन्ट्रास्ट कलर का कॉल टू एक्शन दे दो भाई, क्लिक नाउ हियर ना, मतलब जो भी है उनका, ताकि वो फॉर्म वगैरह भरे आपका। और रिलेशनशिप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वहां पे और बनाओ, उनको एजुकेट करो अपने लैंडिंग पेज पे, उनके साथ में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने लैंडिंग पेज से ले लो, उनको रीमार्केट रीटारगेट करो। एडवर्टीजमेंट ना करना इस समय एक वर्चुअल सुसाइडल है। आपको लैंडिंग पेज पे लोगों को लेके आना चाहिए। आपका ब्रांड जो भी बोल रहा है, जो भी क्या बोल रहा है, आपका ब्रांड तो बेसिकली वो है जब लोग आपके पीछे से आपके बारे में जो बोल रहे हैं। सो मार्केटिंग के सारे मॉडल्स बेकार है अगर आपने प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हुआ। लैंडिंग पेज पे ही कन्वर्जन होता है। लैंडिंग पेज जबरदस्त बनाइए और मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाइए।
बनाइए अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। अगली स्ट्रैटेजी ROI विद फ्री टूल्स। बहुत सारे फ्री टूल्स भी आते हैं। आप लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक लेकर के आ गए, आप उनके साथ एंगेजमेंट कैसे करेंगे? जैसे इंस्टा पेज है, ये जबरदस्त एक फ्री टूल है। हमने अपने सारे पेड कोर्सेज में बहुत सारे टूल्स दिए हुए, उनको यूज कैसे करना पूरा सिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री टेम्पलेट मिलेंगे, ऐसे लैंडिंग पेज मिलते हैं जिनसे आप कन्वर्जन कर सकते हो। कन्वर्ट किट भी एक बड़ा अच्छा है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है वेबसाइट से और इसमें ईमेल को वेबसाइट के साथ कन्वर्ट कर देता है। ईमेल के जो डेटाबेस होता है, इसे ईमेल ऑटोमेशन का मॉडल बोलते हैं। ईमेल ऑटोमेट होगी, सीधा वेबसाइट पर ट्रैफिक आपके आना शुरू हो जाएगा। गूगल कीवर्ड प्लानर भी आप ले सकते हो, ये भी फ्री है। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको मदद करता है। कॉपी राइटेड फ्री इमेजेस और टेम्पलेट्स के लिए भी कैनवा बड़ा अच्छा मॉडल है आजकल। कैनवा क्या करता है, बेसिकली आपको इमेज और टेम्पलेट सोशल मीडिया के लिए फ्री में देता है बनाने के लिए। आप वीडियो के थंबनेल्स बना सकते हो, स्लाइड की प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। कैनवा बहुत जबरदस्त है, हमने भी यूज करना शुरू किया। कॉर्पोरेट ईमेल आईडीज लीजिए अपनी, सीधा ऐसे ही जीमेल की आईडी मत लो, कुछ कॉर्पोरेट आईडीज अपनी बनाइए। और जैसे कंटेंट कैल भी है, इससे आपकी सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आपकी पोस्ट को रिजेक्ट करना है कि अप्रूव करना है, दूसरे लोगों के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है। सो गुड कंटेंट इज नॉट अबाउट गुड स्टोरी टेलिंग, इट इज अबाउट टेलिंग अ ट्रू स्टोरी वेल। आप अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी स्टोरी बताइए और फिर अपने ब्रांड को वायरल करिए। ब्रांड वायरल कैसे जाते हैं? ब्रांड वायरल जाने के लिए बेसिकली 6 कारण होते हैं। जैसे मैंने एक तो बताया आपको कि कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करो। दूसरा, आप बड़े एक्सट्रीम इमोशन की पोजिशनिंग मुस्कुराहट आ जाए, अरे वाह, कुछ ऐसा फील करें। चौथा है, जो भी कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है उस ट्रेंडिंग के साथ मिलता जुलता कर दो, जिससे रब ऑफ इफेक्ट आ जाए। जैसे अगर आजकल बात चल रही है कोरोना की, तो कोरोना पे वीडियो डालो तो इस समय एकदम वायरल हो जाता है। जो भी बातचीत आजकल समाज के अंदर चल रही है, अगर आजकल नेपाल और भारत के झगड़ों पे चल रही है बातचीत, अगर उसमें मैं वीडियो बना दूं तो वो नेपाल में भी और भारत में भी बहुत लोग देखेंगे। नेपाल में तो जरूर देखेंगे। कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे दो, अनयूजुअल इंफॉर्मेशन दे दो, उससे भी ब्रांड वायरल होता है। और वायरल होने का एक और कारण है, जो आदमी शेयर करेगा आपका कंटेंट, उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? अगर उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है तो बहुत बात बन जाएगी। एक बात बोलूं आपको, नेचर कॉल को बोलो। अगर हो सकता है आपको जाने की इच्छा आ रही हो, उसको बोलो थोड़ा इंतजार करो, हाँ, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, अभी हम नहीं उठ सकते हैं। इसी के साथ मेरा पहला सेशन खत्म हुआ और मैं मूव कर रहा हूँ अगले सेशन पे। और अगला सेशन हम बात करेंगे डिजिटल सेल्स, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स ऑफ डिजिटल सेल्स के बताने वाला हूँ। उसके बाद कन्वर्जन भी आएगा, क्लोजिंग भी आएगा, स्ट्रैटेजीज भी आएगा, किस प्रकार लोगों से बात करनी है, कैसे सेल्स को बढ़ानी है। ये 100 मिनट शॉर्ट स्ट्रैटेजी दोबारा नहीं मिलेंगी, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। बने रहिए मेरे साथ, एकदम गेम चेंज कर देंगे सारी डिजिटल सेल्स के अंदर भी। वापस स्वागत है आपका। डिजिटल स्ट्रैटेजी के बाद अब लेंगे हम डिजिटल सेल्स और स्ट्रैटेजी नंबर 25 से ट्रैक कंपटीशन ऑनलाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपके कंपटीटर आजकल खाली ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन बहुत कुछ कर रहे हैं। आप इसमें गूगल अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंपटीटर क्या कर रहा है, वो कौन सी इंडस्ट्री से है, आपकी इंडस्ट्री में क्या करता है, वो इस समय वो कौन से टर्म्स को ऑनलाइन मेंशन कर रहा है। आप जितने मर्जी गूगल अलर्ट पे अलर्ट डाल सकते हैं, गूगल अलर्ट आपको अलर्ट देगा। और अलर्ट डालने से पहले आप कंसीडरेशन रखिए कि जैसे आपका नाम कोई इस्तेमाल कर रहा है, आपकी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, आपके बिजनेस एड्रेस का, आपके URL का, आपकी टैग लाइन, ब्रांड प्रोडक्ट नेम, या फिर कॉम्पिटिटर का नाम कोई डाल रहा है, कॉम्पिटिटर खुद अपना नाम डाल रहा है, या उसकी कंपनीज के नाम डाल रहा है जिन कंपनीज को आप फोकस करने जा रहे हैं, या कॉम्पिटिटर अपनी टैग लाइन डाल रहा है, अपने प्रोडक्ट नेम डाल रहा है। इसके अलावा आप स्प्राउट सोशल का इस्तेमाल करिए। स्प्राउट सोशल आपको मदद करेगा आपके कॉम्पिटिटर की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में। ये सारे बड़े जबरदस्त टूल्स हैं, जरूरी हैं इस समय। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कंपेयर कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसमें सारे नंबर्स और डेटा एनालिटिक्स मिल जाएगा। बस सुमो बड़ा काम का है। ये आपको कंटेंट में मदद करेगा कि इंडस्ट्री में क्या कंटेंट इस समय चल रहा है, कौन सा हॉट टॉपिक है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो लिखने से पहले। इसके अलावा SEMrush, ये तो कमाल का टूल है। इसमें आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से, मतलब उस दृष्टिकोण से SEO, PPC, कीवर्ड रिसर्च, कंपटीशन का एनालिसिस, उसका सोशल मीडिया PR कंटेंट। और इसके अलावा ये इसमें 30 टूल्स हैं जिसमें 3.7 बिलियन कीवर्ड्स को ये एक समय में 4 ट्रिलियन बैकलिंक के साथ में ट्रैक कर सकता है। SEO ऑडिट, पोजीशनिंग ट्रैकिंग, उनकी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या है। अब आप देखिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने में आपको एक कंपटीशन के बेस्ट कीवर्ड्स के बारे में समझो, वो किन कीवर्ड्स पे जा रहा है, वो उसके आपके नए ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर कौन आ रहे हैं वो भी जानने जरूरी हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है।
कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी और वो बजट कितना पैसा खर्च कर रहा है सब पता लग जाता है। इमेजिन करो अगर ये सब चीज़ें आपको उसकी कीवर्ड्स, उसके डिस्प्ले ऐड, उसकी बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, उसके लिस्ट, उसके कंपटीशन सब मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। चीते की चाल, चील की नज़र और कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी पे संदेह नहीं करते, क्योंकि ये कभी भी आपकी जीत को हार में बदल सकते हैं। अगला स्ट्रैटेजी 26 नंबर, सोशल मीडिया KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वो कौन से इंडिकेटर हैं जिसको आपको ट्रैक करना चाहिए? जैसे आपके सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स रेट कैसा है, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या कंपनी है। रिस्पॉन्स रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका कस्टमर कुछ लिखता है, आप कितनी देर में रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी देर में आप रिएक्ट करते हैं, उसको इंप्रूव करिए, उसके रिएक्शन टाइम को कम करिए, जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मेंशन रेशियो कितना है? आउट ऑफ ऑल सोशल मीडिया मेंशन, जब भी आपके बारे में कोई लिख रहा है, कितना परसेंटेज लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, कितना परसेंट लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसको ट्रैक करना शुरू करिए। चर्न रेट देख सकते हैं, कितना कस्टमर आपको छोड़ के जा रहा है। क्या आपकी टीम सक्सेसफुल है आपके फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को रोकने में? उससे चर्न रेट भी पता चल जाएगा आपको। देखिए बड़ा बिजनेस फेसबुक पे भी हम ये 4 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट रोज ट्रैक करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी गई, टोटल रीच कितनी आई, नंबर ऑफ लीड्स कितनी जनरेट हुई और उससे कन्वर्जन कितना निकल के आया। आज फेसबुक पे हमारे मेरे ख्याल है और कुछ नहीं तो 38 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं और 40 करोड़ पर मंथ का व्यूअरशिप है हमारा फेसबुक पे। ये सब चीजें हम ट्रैक करते हैं। सोशल मीडिया केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कॉन्वर्जेशन है। आप हैं या नहीं है, पर ये कॉन्वर्जेशन चल रही है। सोशल मीडिया इज अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी। एक बात समझ ले, सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग कभी भी इंप्रेशंस पे बिल्ड नहीं होती है, ये रिलेशंस पे बिल्ड होती है। मेरी अगली स्ट्रैटेजी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ORM। बढ़ती ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को बनाए रखने के लिए बड़ी जरूरी चीज है ये। एवरीवन लिव्स ऑनलाइन इंक्लूडिंग योर ओन ब्रांड। आप भी ऑनलाइन जिंदा है, आपका ब्रांड भी ऑनलाइन जिंदा है। ऑनलाइन रूमर बहुत जल्दी फैलता है। पोटेंशियल बायर पहले आपके बारे में ऑनलाइन जाके इंफॉर्मेशन चेक करता है, फिर माल खरीदता है। मिस इन्फॉर्मेशन और नेगेटिव रिव्यू बहुत डेंजरस साबित होते हैं इसमें, और एक ब्रांड की नेगेटिव इमेज के बाद कुछ भी माल बेचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए या तो आप अपनी टीम से कराइए या इसको आउटसोर्स कर दीजिए। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन कैसी है? देखिए अगर कोई तकलीफ आती भी है तो अपने कस्टमर को जो आपके बारे में ऑनलाइन गलत लिख रहा है उसको बोलो भाई हम ऑफलाइन आके बात कर लेते हैं, उसको डायरेक्ट मैसेज करिए, उसे रिजॉल्व करिए। कोलैबोरेट कर सकते हो आप कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ में, वो आपके बारे में अच्छा कंटेंट डालें, इससे भी आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। वैसे अपने प्रॉमिस को जरूर मेंटेन करिए। जो भी आप प्रॉमिस कस्टमर को करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को आप इसमें मेजर करिए। स्टेप्स क्या हैं ऑनलाइन के, कैसे लोगे आप इस रेपुटेशन मैनेजमेंट को, कैसे करोगे? सबसे पहले तो मॉनिटर करो अभी कहाँ खड़े हो आप। कैसे करोगे? ऑडिट कर सकते हो आप, ऑनलाइन ऑडिट कर सकते हो। अब नेगेटिव कमेंट्स को ग्रेसफुली और ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता से हैंडल करिए। जो गलती हुई है उसको स्वीकार करिए, जो आप ठीक करने जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। रिस्पॉन्स रेट तेज करिए, कस्टमर के लिखते ही जवाब देना शुरू करिए और नेगेटिव कस्टमर के साथ फॉलो अप करके रिजॉल्व करिए। किसी एम्प्लॉय ने या आपकी एजेंसी ने इंप्रूव कर दिया आपकी रेटिंग को तो उसको इंसेंटिव दीजिए। नेगेटिव कंटेंट को रिप्लेस करिए पॉजिटिव कंटेंट से। आप इतना पॉजिटिव कंटेंट डालिए कि नेगेटिव कंटेंट अपने आप सप्रेस हो जाएगा। प्रमोट करिए सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव कंटेंट को। आर्टिकल्स डालिए अलग अलग, या फिर अपने जो कंज्यूमर है, UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट, अपने कस्टमर को ही बोलिए वही आपके बारे में लिखना शुरू करें। उसी से अगर बहुत कुछ भर जाएगा तो मजा आ जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू मेक रेपुटेशन बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन वो नहीं है जो आप बोलते हैं, आपकी रेपुटेशन वो है जो गूगल बोलता है। 20 साल लगते हैं रेपुटेशन बनाने में और 5 मिनट लगते हैं खत्म करने में। अगली स्ट्रैटेजी ईमेल मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ईमेल्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। आप अपने इंटरेस्टेड कस्टमर को अपने पेइंग कस्टमर बना सकते हो। पर्सनलाइज्ड ईमेल अगर लिखना शुरू करो नाम के साथ, डियर विवेक बिंद्रा, डियर संजय कथुरिया, नाम के साथ लिखोगे कन्वर्जन ज्यादा होता है। ट्रैक करो कि कितने कस्टमर ने ईमेल को ओपन किया है। सब्जेक्ट लाइन को क्रिएटिव रखो, सीधा पेन पॉइंट पे हिट करो। इग्नोर मत करो इनविजिबल कस्टमर को, वो वापस विजिबल हो सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं। उनको आपका प्रोडक्ट खरीदना है पर लेकिन उनको आपके बारे में जानकारी नहीं है। सो अगर आप कन्वर्ट कर सके इनविजिबल को लॉयल कस्टमर में तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाए फिर तो रीमार्केट आप कर ही सकते हो। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू कांट सेल एनीथिंग इफ यू कांट टेल एनीथिंग। ईमेल एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में बताने के लिए। कंटेंट अब किंग नहीं है, वन मोर टाइम, कंटेंट अब किंग नहीं है, कंटेंट अब किंगडम है। वो साम्राज्य है, राजा नहीं है। 29वीं स्ट्रैटेजी ईमेल फनलिंग। ईमेल मार्केटिंग तो शुरू कर दी, ईमेल फनलिंग एक अलग ही चीज है। अगर ये समझ नहीं आया तो आपको ईमेल मार्केटिंग पिछली वाली स्ट्रैटेजी बेकार हो जाएगी। फनलिंग बिल्कुल अलग चीज है। फनलिंग क्या है? बेसिकली ये आपको ट्रैक करने में मदद करेगा। आप जो है ईमेल भेजते हैं, स्टेप 1, उसके बाद चेक करिए कितने लोगों ने ईमेल रिसीव किया, स्टेप 2, उसके बाद चेक करिए जितनों ने रिसीव किया उसमें से कितनों ने खोला, स्टेप 3,
उसके बाद जितनों ने खोला उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे गए, स्टेप 4। जो लोग गए वहां उनमें से कितने लोगों ने कन्वर्जन किया, स्टेप 5। तो ये 5 स्टेप्स हैं। ईमेल भेजा, ईमेल रिसीव हुआ, ईमेल खुला, लैंडिंग पेज पे गया, पैसा दिया। ये 5 स्टेप पे कौन सा कस्टमर किस स्टेप पे है, उसके हिसाब से उसको कंटेंट स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से उसको कंटेंट भेजा जा सकता है। आपसे नहीं हो रहा, किसी एजेंसी को ले सकते हो। पर ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत सस्ता है। इसमें बेसिकली आपको बाउंस रेट पता चल जाएगा, कौन सी ईमेल डिलीवरी नहीं हो रही, आपको अनसब्सक्राइब लिस्ट पता चल जाएगा, कितने लोग आपको छोड़ के चले गए, सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब कर दिया है। अच्छी बात है, कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर दें, मेहनत कम लगेगी, सही आदमी पे मेहनत लगेगी। लैंडिंग पेज पे कितने लोग गए पता लग जाएगा, और कन्वर्जन कितना हो रहा है। देखिए, एक बात है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कंटेंट लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा आपको। कस्टमर को जो चाहिए वही लिखना है। प्राइवेट इंस्ट्रक्शनल वीडियो दीजिए उनको, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उससे बड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा आपको। और कस्टमर के टेस्टिमोनियल रिव्यूज को भी वहां शेयर करिए, कॉल टू एक्शन जरूर दीजिएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, फ्लिप योर मार्केटिंग बजट। फ्लिप का मतलब क्या है? आउटबाउंड मत करो, इनबाउंड करो। इसका मतलब क्या है? बी फाउंड, डोंट फाइंड, बी फाउंड। ऐसा कुछ करो कस्टमर आपके पास आए, वो खुद ढूंढते हुए आए। आप कस्टमर के पास जाते हो, मेहनत कम लगती है। कस्टमर आपके पास आता है, मेहनत कम लगती है। आप जाओगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी। क्षमा चाहता हूं। 90% पैसा स्पेंड करिए इनबाउंड पे, केवल 10% करिए आउटबाउंड पे। आउटबाउंड कौन से हैं? वो ट्रेडिशनल मेथड है सारे। जैसे आप सेमिनार करते थे, ट्रेड शो करते थे, कोल्ड कॉलिंग, टेली मार्केटिंग, ईमेल भेजना लोगों को। ईमेल भेजने में भी ईमेल ब्लास्ट के अंदर अगर अपनी लिस्ट को भेजोगे तो बी फाउंड है, वो ठीक है। लेकिन जनरली भेजोगे तो उसको आउटबाउंड बोलेंगे। डोर टू डोर जाना, आरओआई नहीं आता फिर इससे। इसको बोलते हैं जैसे खेत में सुई ढूंढना। खेत में सुई ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। इनबाउंड क्या है? इनबाउंड बेसिकली गेट फाउंड। लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं। ये आपके अच्छे कंटेंट लिखने के कारण है, आपकी ब्लॉगिंग, आपके सोशल मीडिया, आपके एसईओ से होगा। इनबाउंड मार्केटिंग का फायदा क्या है? बेसिकली 3 फायदे हैं। आपके कस्टमर को मिलेगा एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दूसरा फायदा उनके प्राइस पॉइंट पे। तीसरा फायदा जब उनको जरूरत है, यानी कि उनको जो चाहिए, जिस पैसे पे चाहिए, जिस रेट पे चाहिए, और उनको जब चाहिए। ये इनबाउंड का असली फायदा है। क्योंकि अगर आउटबाउंड करोगे, होर्डिंग करोगे, तो हो सकता है आप वो बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप उस रेट पे बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप तब बेच रहे हो जब उनको नहीं चाहिए। लेकिन इनबाउंड का मतलब क्या है? वो अपने आप ढूंढते हुए आ जाएगा, उसको आपके पास वो मिल रहा है उसी रेट पे, जिस समय पे उसको चाहिए। यहां से जो आपने ध्यान हटाया तो नुकसान हो जाएगा आपका। रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मैं आपके साथ जा रहा हूं। मेरा अगला सेक्शन है सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे एक्साइटिंग, जिसके चक्कर में लोग सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे। अगली स्ट्रैटेजी 31 नंबर, कंडीशनल नेगोशिएशन। कंडीशनल नेगोशिएशन क्या होता है? कोई कंडीशन रख के नेगोशिएशन करना। इसको इंपल्स नेगोशिएशन भी कहते हैं। रेज द पल्स एंड क्लोज द डील। अचानक झटके में एक कंडीशन रखी, बोलो अभी बता ये कंडीशन है, हाँ या ना। कंडीशन रख करके बात करना। पुराने समय में राजा महाराजा भी तलवार रख के कंडीशन रखते थे। आप तलवार मत रखिए, एक्सप्लॉइट मत करिए, सामने वाले को विन विन कंडीशंस क्रिएट करिए, वो भी जीते, आप भी जीते। इसको एक और अप्रोच बोलते हैं, इफ आई विल यू क्लोज अप्रोच। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या तुम वैसा करोगे? इफ आई विल यू, अगर मैं तो क्या तुम। ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है, जिसमें आप एडिशनल डिस्काउंट दे दो सामने वाले को, जो अभी ऑफर में नहीं थी, और उसको बोलो कि अगर तू अभी डील क्लोज कर ले तो मैं तुझे जो चीज अभी 10,000 रुपए की मिल रही तो उसको 8,000 की दूंगा, अभी दूंगा। और ये मार्केट प्राइस से सबको पता है कि मैं 2,000 रुपए सस्ती दे रहा हूं। इससे प्रॉस्पेक्ट को, सामने वाले को लगता है अरे यार मेरा तो फायदा हो गया, अरे मैं तो इससे कम करा लिया, अरे मैं तो छा गया। इसमें कंडीशंस रखते हैं लोग। ठीक है, कंडीशन रख दी आपने। कुछ कंडीशंस को प्लान करिए कि कंडीशन वो होनी चाहिए जिससे सामने वाले का दर्द पकड़ा में आ जाए, आपके उसकी वो कमजोर नस पकड़ में आ जाए, जिस कंडीशन के चलते वो डिसीजन ले ले। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा हो तो उसका अल्टीमेटली फायदा ही होगा। आई कमिट टू डिलीवर एक्स्ट्रा इफ यू बाय नाउ। ये क्या कंडीशंस हैं? देखिए, एक बात है, अगर आप नेगोशिएशन जीतना चाहते हैं तो उसका एक ही रूल है, यू शुड बी विलिंग टू वॉक अवे। अगर आप किसी कंडीशन में जीतना चाहते हैं तो सामने वाले के मन में डर डाल दो, भाई मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एंड द बेस्ट वे टू शो दैट यू आर विलिंग टू वॉक अवे इज बाय वॉकिंग अवे। कई बार तो चले भी जाओ, सामने वाला डर करके अपने आप आपको बुला लेगा। 32वीं स्ट्रैटेजी, रैपो बिल्डिंग। रिश्ता कैसे बनाए सेल्स में, सबको काम आने वाला है। रैपो बिल्डिंग बड़ा कमाल का चीज है। रैपो बिल्डिंग में कई मॉडल आते हैं, ये एनएलपी में सिखाया जाता है। साथ चलेगा, आपके साथ भागेगा, एक जैसी बातें करेंगे, एक जैसे विचार होंगे, एक जैसा व्यवहार होगा, फिर आप लीड भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एक है चेहरे का एक्सप्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं? मिररिंग मैचिंग। कम ऑन, एक बार मैं थोड़ा हिल के बोलूं, हाँ, मिररिंग मैचिंग, कि आप चेहरे के हाव भाव को मिरर और मैच करो।
वो कैसे, वो मुस्कुरा रहा है तो आप भी मुस्कुराइए, वो थोड़ा अपसेट है तो आप भी अपसेट हो गए, वो थोड़ा डिस्टर्ब है तो आप भी डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। मिरर और मैच करिए, इससे रैपो बिल्डिंग होती है। उसको लगता है यार ये मुझको महसूस करता है, समझता है। हाँ, आप चीटिंग नहीं कर सकते, फेक नहीं कर सकते, जेन्युइन हो तभी बात बनेगी। अगला है पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। तोते की तरह या तो उसकी बात को रिपीट करिए या पैराफ्रेज करके अपने शब्दों में बात को रिपीट करिए। जब आप किसी की बात को रिपीट करते हैं ना, वो कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, आप भी बोलते हैं हाँ बात तो परेशानी की है, मैं समझ सकता हूँ। अरे मैं इतना दुखी हो गया हूं, हाँ मैं समझ सकता हूं, कोई भी दुखी हो जाएगा, मुझे भी बहुत दुख लग रहा है। जब आप उसकी बातों को रिपीट करेंगे तो उसको लगता है यार ये मुझे समझता है, विश्वास बढ़ता है इससे। हाँ, लेकिन ध्यान से बात रिपीट करिएगा। वो बोलता है मेरा दिमाग खराब हो गया, तो आप भी बोलते हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसे रिपीट मत करिएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, मारना पड़ जाए आपको। रिपीट करते वक्त ध्यान रखिएगा, सामने वाले को इन्फॉर्म ना करें, उसको थोड़ा इन्वॉल्व करें, अच्छे कॉम्प्लीमेंट दें। ऑब्वियसली फ्लैटरिंग कॉम्प्लीमेंट ना दें, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट हर एक को अच्छा लगता है, गिफ्ट रिसीव करना, कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना। डोंट सेलिब्रेट क्लोजिंग अ सेल, सेलिब्रेट ओपनिंग अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप का मामला है। सेल्स इज नथिंग बट नर्चरिंग रिलेशनशिप। 33वीं स्ट्रैटेजी, इनसाइट एंड डिस्कवरी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछो सामने वाले को इनसाइट जनरेट होनी शुरू हो जाए। जैसे स्पिन मॉडल बड़ा काम का है इसमें। स्पिन मॉडल, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन और नीड। क्या मतलब है, सामने वाले की सिचुएशन क्या चल रही है उसके बारे में पूछो, और क्या चल रहा है आजकल, कैसा चल रहा है, इसे करने में क्या तकलीफ आ रही है, उसकी प्रॉब्लम को समझो। जैसे ही वो प्रॉब्लम आपको बता दे तो उस प्रॉब्लम का इम्प्लीकेशन पूछो, इस प्रॉब्लम से कितना नुकसान होगा यार। वो तो बहुत नुकसान हो रहा है यार, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। नहीं, नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है मुझको। इज इट, माय गॉड, 5 लाख रुपए का नुकसान। फिर उसको आप अपनी नीड का मतलब है क्या प्रोडक्ट आप देंगे, तब उसको दे। सिचुएशन उसने बता दी, इस प्रॉब्लम उसने बता दी, प्रॉब्लम का नुकसान इम्प्लीकेशन उसने बता दिया। एक और मॉडल को बोलते हैं ARC। ARC का मॉडल का मतलब क्या है, आस्क, रेकमेंड, क्लोज। पहले उससे पूछो उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही, क्या समस्या चल रही, बाद में अपना प्रोडक्ट रेकमेंड करो, और उसके बाद क्लोज का मतलब सेल करो। इसमें एक पास फ्रेमवर्क भी आता है। पास फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, प्रॉब्लम, एजिटेशन एंड सोल्यूशन। प्रॉब्लम, एजिटेशन, सोल्यूशन का मतलब क्या है, पहले उसकी प्रॉब्लम को समझो, उस प्रॉब्लम से कितना बड़ा एजिटेशन होने वाला है, उस प्रॉब्लम से उसको रिमाइंड कराओ कितना बड़ा नेगेटिव इंप्लीकेशन होगा, उस प्रॉब्लम से कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, उसको एजिटेशन क्रिएट कर दो और फिर अपना प्रोडक्ट का सोल्यूशन दो। ये बड़े अच्छे सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने उसकी प्रॉब्लम पूछी, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। 3 प्रश्न होते हैं बेसिकली इसमें। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। इसको बोलते हैं पास फ्रेमवर्क। उसकी प्रॉब्लम समझी, उसको एजिटेट किया, प्रॉब्लम से होने वाली समस्या बहुत बड़ी है भैया, फिर अपना सोल्यूशन दिया। ऐसे होता है ग्रो मॉडल। ग्रो मॉडल का मतलब क्या है, सामने वाले के गोल को समझो, उसका गोल क्या है। अब रियलिटी, अभी वो कहाँ खड़ा है, अरे जाना इतनी दूर है, तुम अभी यहीं पे ही हो, अरे तो बड़ी दिक्कत है यार, तुम बहुत पीछे रह गए। अब क्या क्या ऑप्शन है, सारी ऑप्शन उसके साथ डिस्कस कर ली, तुम ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो, ये खरीद सकते हो। और फिर वे फॉरवर्ड, फाइनली W, वे फॉरवर्ड ग्रो में आप उसको अपना प्रोडक्ट दिखा दो। ये सब में एक कॉमन चीज आपने नोटिस की होगी, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। ऐसे ये मॉडल कृपा मॉडल क्या है, CR मतलब करंट रियलिटी, अभी वो किस तकलीफ में है। फिर क्या है, आउटकम एक्सपेक्टेड, वो जाना कहाँ चाहता है, इस तकलीफ को पार करके वो किधर पहुंचना चाहता है, उसको विजुअलाइज करा दो, वो महसूस करने लगेगा, अरे मैं वहां पहुंच जाऊंगा, अरे मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे मैं पंजाबियों के बारे में बोलता हूँ, वो एक कनेडा, तो वो यही करते हैं उनके साथ में। तो ऐसे ही जब वो समझ जाएगा भाई मुझे वहां पहुंचना है, और उसके बाद आउटकम के बाद आप उसका पर्पज एस्टैब्लिश कर दो, क्यों पहुंचना है, अरे बहुत जरूरी पहुंचना है, पहुंचना ही पहुंचना है मुझे वहां पे, पर्पस आ गया उसके मन में, अब जिद्दी हो गया, जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। फाइनली आपने उसको एक्शन प्लान दे दिया, ठीक है जी ये प्रोडक्ट खरीद लो, इससे आपका जो वो गोल है वो अचीव हो जाएगा, या वो आउटकम एक्सपेक्टेड है वो अचीव हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग, सोल्यूशन ओरिएंटेड सेलिंग। आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसको आउटकम बेचा, पर पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, पहले आपको इससे बात करनी पड़ेगी। 34वीं स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन पूछना भी पिछली वाली बहुत जबरदस्त चीज है, उसी से आप जनरेट कर पाते हो पॉसिबिलिटी माल बेचने की। ट्रस्ट सिग्नल, 34वीं, ट्रस्ट ये नंबर 1 कारण है जिससे माल बिकता है, नंबर 1 कारण। एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप सड़क पे घूम रहे हो और आपको कोई एप्पल का आईफोन लेटेस्ट मॉडल 1 लाख रुपए का आकर, भैया मैंने 1 लाख का फोन लिया था, बहुत परेशान, अरे मेरा पैसा नहीं है मेरे पास, मेरा पर्स चोरी हो गया, मैं अपना मोबाइल देना चाहता हूँ, मुझे गांव वापस जाना है, ये ले लो मेरा मोबाइल 1 लाख रुपए का, मैं आपको 20,000 रुपए में दे रहा हूँ, देखो बिल भी है, डब्बा भी है, चार्जर भी है। अब आपने बिल भी देख लिया, डब्बा भी देख लिया, चार्जर भी देख लिया, क्या आप 1 लाख का फोन सड़क पे, रेड लाइट पे, ट्रैफिक लाइट पे किसी से 20,000 रुपए का खरीद नहीं? और अगर वही मैं किसी दिन तकलीफ में आ जाऊं, भगवान ना करे, और मैं आपको बोलूं यार मेरा फोन खरीद लो, मैंने 1 लाख रुपए का लिया था,
आप मुझको 50,000 रुपये दे दो उसके, हो सकता है आप मुझे पूरा 1 लाख दे दें, हो सकता है आप उससे भी ज़्यादा दे दें, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए आज आप मेरे साथ में हैं। पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जिताया, इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। एक बात समझ लीजिए, विश्वास जिससे करते हैं उसके साथ माल बेचना आसान है। ट्रस्ट से स्पीड बढ़ती है। ट्रस्ट एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। जितना विश्वास उतनी तेज डिसीजन होता है। में सेल्स हो जाती है। एक बात क्या आपको पर्सन पे ट्रस्ट बढ़ाना है, प्रोडक्ट पे बढ़ाना है, कंपनी पे बढ़ाना है, 3 में से 2 पे बढ़ाना है, 3 में से 3 पे बढ़ाना है? इसका तरीका क्या? अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करो, थिंक मॉडल पे लेके जाओ। थिंक मॉडल कौन सा होता है? कम्युनिकेशन में ट्रू मतलब ईमानदारी रखो। आपके कम्युनिकेशन में आप जब माल बेचने की कोशिश करते हो उसमें हेल्पफुल होने का प्रयास करो। उसमें आई मतलब इंस्पिरेशनल, सामने वाले को इंस्पायर करो, वो बड़ा मोटिवेटेड रहे, आपसे बात करना चाहे, आप उसकी इतनी तारीफ करो, उसको इतना अच्छा लगे, आपका संगत उसको पसंद आने लग जाए। एन मतलब ऐसा कुछ करो कि ये उसके लिए नेसेसरी हो जाए। और काइंड, के का मतलब है हमेशा विनम्रता रखिए, बहुत काइंड रहिए। एक बात बताएं, अगर आप रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं तो लोग आपको ज़बरदस्ती कहेंगे कि मुझको बेचो। एक अच्छा सेल्समैन जो है वो ऐसी रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस बिल्ड कर लेता है कि बायर एक्चुअली आपको कन्विंस करता है, यार मेरे को दे दे, मुझे खरीदना है, यार मेरे को दे दे, मुझे खरीदना है, यार मुझे दे दे, मुझे खरीदना है। रूल बड़ा सिंपल है, ट्रस्ट स्टार्ट्स विद ट्रूथ, एंड्स विद ट्रूथ। बस ईमानदारी चाहिए ट्रस्ट के लिए। वैसे आज एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको बड़ा बिलियन वीक के बारे में मालूम है? बड़ा बिलियन वीक, बड़ा बिजनेस ने चालू किया था ये बड़ा बिलियन वीक। 31 तारीख यानी कि आज से लेकर के 7 जून तक चलने वाला बड़ा बिलियन वीक। नहीं मालूम है? मैं अभी बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर में बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। 35वीं स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेमो को हम बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। ये बड़ी कमाल की अप्रोच है। आपने देखा है जब पति पत्नी कोई पपी खरीदने के लिए जाते हैं, छोटा सा बेचारा सा पपी होता है, बड़ा प्यार सा, तो वो क्या करता है, जो सेलर है वो पपी को मैडम के हाथ में दे देता है, और मैडम छोटे से पप्पी को, पिल्ले को जैसे अपने हाथ में लेती है, ऐसे ऐसे करती, ओ टॉमी, अरे क्या कितना क्यूट है ये, कितना क्यूट है। और उसके बाद जब उसके हाथ में लेती है तो उसका ना उससे थोड़ा प्रेम हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ज़्यादा रेट पे भी खरीदने को तैयार हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेमो अप्रोच, पपी डॉग अप्रोच। यानी कि अपना प्रोडक्ट सामने वाले को दे दो और उसको प्यार होने दो, आप उसे चांस दो कि वो उसके साथ प्रेम के अंदर बह जाए। गिव द प्रोस्पेक्ट अ चांस टू फॉल इन लव विद इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बड़ी महंगी गाड़ियों में वो टेस्ट ड्राइव जरूर कराते हैं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव में नई नई ब्रांड न्यू गाड़ी होती है, वूम वूम वूम, आप एक्सीलेटर दबाते हैं और आप थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, आपको मजा आता है, अरे यही गाड़ी तो चाहिए थी मुझको। क्योंकि अब आपको प्रेम होने लग जाता है उस गाड़ी के साथ में। ऐसे इसी को बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। इंटेलिजेंटली आप फ्री ट्रायल दो लोगों को, इससे लोग साइन अप करेंगे जल्दी, इससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये कस्टमर खरीदने वाला कस्टमर है कि बेकार का कस्टमर है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कई तरह की एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अच्छा है। एक्सप्लेनेशन से बात नहीं बनती, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से बात बनती है। मीडियोकर आदमी बताता है, अच्छा बुद्धिमान आदमी समझाता है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। वैसे दोबारा याद दिला रहा हूँ, बड़ा बिलियन वीक नहीं पता ना आपको? हाँ, नहीं पता है, मुझे मालूम आपको नहीं पता, और मैं अभी बताऊंगा भी नहीं, मेरे साथ बने रहिए। बड़ा बिलियन वीक 31 तारीख, आज मई से लेकर 7 जून तक बड़ा बिलियन वीक। स्ट्रैटेजी नंबर 36, नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। ये बड़ी जबरदस्त है, या तो अभी ले लो या नहीं मिलेगा, अभी के अभी ले लो या चले जाओ, छोड़ दो। नाउ और नेवर अप्रोच, ले लो। इसमें तरीका बड़ा अच्छा है कि इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, दूसरा कम टाइम के लिए देना। जब आप ये करते हो उसको बोलते हैं नाउ और नेवर अप्रोच। सामने वाले को लगता है बेनिफिट भी एक्स्ट्रा है और कम टाइम है, ले लो, इसको बोलते हैं स्केर्सिटी अप्रोच। अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो आप लिमिटेड टाइम ऑफर के साथ में। लिमिटेड एडिशन सेल्स भी ऐसी की जाती है। इसको टेक अवे क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। टेक अवे क्लोज अप्रोच का मतलब क्या है? प्रॉस्पेक्ट को आप बोलो, देखो भाई अगर आप नहीं खरीद पा रहे ना तो ये 12 आइटम में से ये 3 कम कर दो, अब आपके बजट में आ जाएगा, खरीद लो। सामने वाला डर जाता है और 3 आइटम निकाल रहा है ये, तो वो जो है ना, ही विल मूव अहेड विद द सेल सो दैट ही डजंट लूज एनीथिंग ऑन हिज विश लिस्ट। ये बड़ा अच्छा अप्रोच है, टेक अवे अप्रोच। उसमें से कुछ निकाल लो तो सामने वाला डर के मारे। इसमें ना प्रेशर सेल्स टेक्निक आजकल बहुत चलती है। क्या होता है प्रेशर सेल्स टेक्निक? ये वो होम शॉप 18 टाइप लोग भी करते हैं और बहुत लोग करते हैं, प्रेशर डाल देते हैं खरीदने के लिए, और अजीबोगरीब ऐसी बात करेंगे, आपको लगेगा मेरे को चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है। वो क्या बोलेंगे? आइटम लिमिटेड है, खत्म होने वाली है, लेना है लो, नहीं तो जाओ, नाउ और नहीं मिलेगा, नाउ और नेवर अप्रोच। हाँ, इस चक्कर में सामने वाला वो कहता है नथिंग इज लेफ्ट। हाँ जी, खत्म ही हो गया। क्या खत्म हो गया? मेरे को तो चाहिए। नहीं, खत्म ही हो गया, मैं तो पहले कह रहा था खत्म हो जाएगा ये।
नहीं नहीं, मेरे को एक आइटम दिला दो। मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया भाई साहब, मेरे अपने लिए नहीं है। नहीं, एक आइटम तो चाहिए, देख लो भैया। मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया, नहीं है। सामने वाला प्रेशर में आ जाता है, अरे लो एक्स्ट्रा पैसे ले ले, बस दे दे, मेरे को दे दे यार, दे दे किसी तरीके से। या फिर वो क्या बोल देते हैं, ये खाली उनके लिए है जो उसको समझते हो, हर एक को तो हम बेच ही नहीं रहे। नहीं, मैं समझता हूँ यार, दे दे मुझको। नहीं, आपके लिए नहीं है, उनके लिए जो इसको पूरी तरह समझते हैं। नहीं, मैं पूरी तरह समझता हूँ, मेरे को दे दो। सामने वाले पे प्रेशर डाल देते हैं। हाँ, जैसे ये केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, ये सबको हम दे ही नहीं रहे। नहीं, ये दे दो यार, एक पीस तो नहीं 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 दे रही, केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, सबको नहीं देंगे। हाँ, जैसे हमारे पास भी है ना एक इसी प्रकार का प्रोडक्ट, अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग अगर आप जानना चाहते हैं, वो प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए है। उसमें दुनिया भर के सारे फ्रेमवर्क, सारी केस स्टडी, सारी की सारी एक्सरसाइज, सारी शीट्स, बिजनेस शुरू करने से लेकर बिजनेस को मैच्योरिटी लेवल तक ले जाने के लिए जितने भी तरह के टूल्स चाहिए, सब कुछ अलादीन के चिराग में मिलता है। अगर आपको उसके बारे में जानना तो बोर्ड लाइन नंबर पर फोन कर लीजिएगा, 9810544443। वो केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए है, वो सबके लिए अवेलेबल है ही नहीं। पर हम जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहे हैं, हम आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप, अगर वास्तव में आपको जरूरी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अलादीन के चिराग के बारे में पता करिए। चाहे भले ही ना खरीदिए, लेकिन उसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। और मुझे मालूम है कि आपको बड़ा बिलियन वीक, वो तो पता नहीं है ना क्या है, 31 मई से लेके 7 तारीख तक, 7 जून तक आने वाला है बड़ा बिलियन वीक, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, बड़ा कमाल होने वाला है। अगली स्ट्रैटेजी है सॉफ्ट क्लोज वर्सेस हार्ड क्लोज अप्रोच। ये भी बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी है। सॉफ्ट क्लोज का मतलब क्या हुआ, हल्का सा छोटा सा क्लोजर मार के देखो, उससे एक लो इंपैक्ट क्वेश्चन पूछो अपने कस्टमर से कि क्या आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहेंगे।